पीएम मोदी की मन की बात का आयोजन कार्यक्रम का 119वां संस्करण हुआ प्रसारित। सीएम धामी ने हरिद्वार में साधु संतों संग सुना कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर भी बोले पीएम मोदी। उत्तराखंड के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा, उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दी जानकारी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 5 दिन चले बजट सत्र में भू कानून में संशोधन सहित 13 विधेयक हुए पास। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होने के बाद हुए कई बड़े बदलाव। अब हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में जमीनों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। सशक्त भू कानून को सदन में मिली मंजूरी के बाद बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये तो अभी शुरुआत है। देवभूमि के भौगोलिक सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने के लिए बदलाव अनवरत जारी रहेंगे। उत्तराखंड में बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान पहाड़ी मैदानी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने काटा जोरदार हंगामा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल पर लगाया पहाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कराया साइकिल रैली का आयोजन। निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए किया गया साइकिल रैली का आयोजन। पौड़ी के सीएमओ कार्यालय परिसर में किया गया विदाई समारोह का आयोजन। सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार के ट्रांसफर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने दी विदाई। और पौड़ी सीएम की विदाई समारोह पर नई सीएमओ डॉक्टर पारुल गोयल को मिला पद। नए सीएमओ की नियुक्ति पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दी बधाई। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों से अब आपको अवगत कराते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ को लेकर बड़ी बातें की हैं। विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कई करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मैंने खुद जाकर वहां पर व्यवस्थाएं देखी हैं और जिस प्रकार की विपक्ष बातें कर रहा है, ये सब बातें आस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाली है। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी वो काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि इसे लेकर 100 से ज्यादा जो मन की बात के कार्यक्रम हुए हैं देश के सामने, देश के लिए ये बहुत प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे अनंत कर्मयोगियों को आगे लाने का काम किया है जिन पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात की एपिसोड है, पूरे देश दुनिया के अंदर चलने वाला इतना लंबा, इतनी सीरीज, इतने एक के बाद एक एपिसोड, 100 से ज्यादा मन की बात के कार्यक्रम देश के सामने आ चुके हैं और वो बहुत ही प्रेरणादायी देश के लिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में ऐसे अनंत कर्मयोगी लगातार साधना में लगे हुए हैं जिनको कोई देख नहीं पाता था, उन सभी को आगे लाने का काम किया है और मन की बात में लाकर पूरे देश दुनिया को उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनका सम्मान हुआ है और हर एक को प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमको मान्यता मिलेगी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से लोगों को, देशवासियों को प्रेरित करने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे अनेक स्थल ऐसे हैं और अनेक ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन सभी को मन की बात में शामिल किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से भी, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और वो सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। मैं वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जैसे देश की डबल इंजन की सरकारें
आज तेजी से विकास को आगे बढ़ा रही हैं। उसी प्रकार लंबे समय से जो विकास वहाँ का रुका हुआ था, बहुत सारी अपेक्षाएं दिल्ली के लोगों की है। दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, वो तेज गति से अब आगे बढ़ेगी, दुगनी गति से वहाँ विकास होगा। प्रधानमंत्री जी जब भी देश के अंदर कोई इस प्रकार की चुनौती आती है, परेशानी आती है, समस्या आती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ व्यक्तिगत रूप से उनकी चिंता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे यहाँ सिलकारा टनल में जब 17 दिनों तक 41 मजदूर भाई हमारे फंस गए थे, तो प्रत्येक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की मॉनिटरिंग करी। यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा। और निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहाँ का भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सकुशल बाहर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए तमाम कार्यों की सराहना करते हुए देश और उत्तराखंड के विकास में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, इन बातों पर प्रकाश डालते हुए नजर आए। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही हरिद्वार में खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना भी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज जी के साथ उन्होंने आश्रम में मन की बात कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक सुना। मन की बात में कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड के सभी खिलाड़ियों को बधाई भी दी। इस दौरान सीएम धामी ने हाल ही में लागू किए गए भू कानून पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स से बात करके इसमें सभी के हित के साथ साथ राज्य के हित को भी ध्यान में रखा गया है। प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के रोमांच का आनंद उठाया होगा। देश भर के 11,000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है, जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का कायाकल्प कर देती है। इससे जहां भावी पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, वहीं कल्चर ऑफ एक्सेलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स ने ये भी दिखाया कि कभी हार ना मानने वाले जीतते जरूर है। कंफर्ट के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है हमारे युवा एथलीटों के डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ भारत आज ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में जहां हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर है, लेकिन पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को भी, देश भर से जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिन्होंने पदक विजेता बने, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के नौजवान युवाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मन की बात में भी हम सब का प्रोत्साहन किया है। पूरे भू कानून, भू प्रबंधन है, भू सुधार है, और इस दिशा में हमने जो जनभावनाएं थी, उन जनभावनाओं के अनुरूप और सारे धारकों से, स्टेक होल्डर से बातचीत करके, संवाद करके, उनके सुझाव लेकर विशेषज्ञ समिति ने, सुभाष कुमार समिति है, उसके बाद प्रारूप समिति है, सभी समितियों ने जो हमको प्रारंभिक रूप से जो सुझाव दिए, उसके अनुरूप इस पर विधानसभा में एक्ट बनाने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। ये हमारी एक शुरुआत हुई है और आगे हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। राज्य हित में जो भी निर्णय जरूरी हैं, वो सारे निर्णय हम जैसे पहले लेते आए, आगे भी लेते रहेंगे।
तो राज्य हित में काम करते रहेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री का। और इधर उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो काफी हंगामेदार रहा, अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर जानकारी भी दी गई और जानकारी देते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये कहा कि उत्तराखंड के रजत वर्ष का ये पहला बजट सत्र था जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उसके बाद विधायकों का धन्यवाद प्रस्ताव हुआ। नियमों के तहत विधायकों ने सवाल भी किए। सदन में इस बार कुल 526 प्रश्न आए और 13 विधेयक आए, जिसमें से एक विधेयक को वापस भी लेना पड़ा है। तो एक अच्छे माहौल में एक अच्छे पूरा माहौल अच्छा था। साथ ही साथ ई-नेवा एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हमारी थी कि हमने इसको शुरू करवाया यहाँ पर। और जहाँ तक उसमें एजेंडा आ रहा था, क्वेश्चंस आ रहे थे, बजट पूरा उसमें हम लोगों ने जब माननीय मंत्री जी ने बोला उसके कुछ 5-7 मिनट के बाद हमने बजट भी अपने टैब्स में उसी में पढ़ना शुरू किया। तो ऐसी अच्छी चीजें इस बार सत्र में हुई। तो विधानसभा अध्यक्ष कह रही हैं कि बजट सत्र बहुत अच्छा गया है। हालांकि हमने देखा था कि किस तरीके से पूरे बजट सत्र के दौरान हंगामे की तस्वीरें आई। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा था, वो चाहे गैरसैंण को लेकर, राजधानी बनाने का मुद्दा हो या फिर भू कानून बिल को लेकर। हंगामेदार सत्र रहा। फिलहाल अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। 5 दिनों तक चले बजट सत्र में इस बार सदन की कार्यवाही करीब 37 घंटे 49 मिनट चली है। 5 दिवसीय बजट सत्र में जहां सदन में कई विधेयक पेश किए गए, तो वहीं आखिरी दिन 1,01,175 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया गया। बजट सत्र में भू कानून संशोधन विधेयक समेत 13 बिल पास हुए हैं। हम आपको अब कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कितना खास था ये सत्र और वो कौन कौन से विधेयक रहे जो इस बजट सत्र के दौरान सामने रखे गए। उत्तराखंड नगर निकायों और प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रावधान, इसमें संशोधन किया गया। इस विधेयक को 2025 को सामने रखा गया पटल पर। वहीं उत्तराखंड निक्षेपक संरक्षण विधेयक 2025 भी पास हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 को भी पटल पर रखा गया। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा यूनिवर्सिटी विधेयक, बेहद खास ये विधेयक था, इसे भी पटल पर रख दिया गया। उत्तराखंड निरसन विधेयक 2025, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक 2025 भी सामने रखा गया। उत्तराखंड लोक सेवा कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण संशोधन विधेयक और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड यूपी लोक सेवा शारीरिक रूप से जो विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षण था, उस अधिनियम जो कि 2093 का था, उसमें भी संशोधन करने के बाद इस संशोधित विधेयक 2025 को पटल पर रखा गया, पास किया गया। उत्तराखंड यूपी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 भी संशोधन विधेयक इस सत्र में पास किया गया है। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 का जिक्र भी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड माल और सेवाकर संशोधन विधेयक 2025 भी पटल पर रखा गया। उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2025 भी इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान इस पर भी चर्चा हुई और पटल पर यह रखा गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार का सशक्त भू कानून शुक्रवार को विधानसभा में पास हो गया और इसके साथ ही हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, इन 2 जगहों को छोड़कर अन्य 11 जिलों में जमीनों की अवैध गैर कानूनी खरीद फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यहां कृषि और औद्योगिक जो संस्थान है, उनके लिए बाहरी लोग अब जमीन नहीं खरीद सकेंगे। कानून को सदन में मिली मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। देवभूमि के भौगोलिक सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने के लिए बदलाव अनवरत जारी रहेंगे। बहुत लंबे समय से मांग उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है। निश्चित रूप से भावनाएं हैं जो यहाँ के स्टेक होल्डर चाहते हैं, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं। उन सब की भावनाओं के अनुरूप सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है
वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़ें। मैं प्रदेश के हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन सभी हुतात्माओं को भी इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से हमारा राज्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अनेक नए नए निर्णय हम ले रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। समावेशी बजट हम लाए हैं जिसमें हमने हर वर्ग का प्रावधान किया है। यूसीसी हमने राज्य के अंदर लागू कर दिया है। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए थे जिसमें 20,000 से अधिक भर्तियां हमने अभी संपन्न कर ली हैं। धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयाँ ये उत्कृष्ट और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना है और जन भावनाओं के अनुरूप जो हमने निर्णय लिए हैं, निकट भविष्य में भी हम राज्य के हित में जो भी जरूरी निर्णय होंगे वो जरूरी निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इधर उत्तराखंड का विधानसभा सत्र अब पूरा हो गया है। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान पहाड़ी मैदानी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल पर पहाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री ने जोरदार जवाब दिया। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इसका जवाब देते हुए विपक्ष से क्षेत्रवाद की राजनीति न करने की मांग की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायक मदन बिष्ट से सवाल किया कि क्या वो उत्तराखंड के नहीं हैं। कुछ लोग पहाड़ और मैदान का मुद्दा उठाकर क्षेत्रवाद की राजनीति कर प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं की इस पर तीखी बहस हुई और इस पर उत्तराखंड स्पीकर रितु खंडूरी ने भी अपनी नाराजगी जताई। अभी जब नियम 58 के तहत मैं जवाब दे रहा था, जो हमारे माननीय सदस्य जी के कहने पे मेरे द्वारा कुछ शब्द ऐसा बोला जिसे बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मेरा जो आशय था कि उत्तराखंड में सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से भी लोग यहाँ रहते हैं और ये बात ठीक है, उत्तराखंड सभी का है और हम सब उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड हमारा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, कुछ बातें बाहर बहुत ज़्यादा उसको तोड़ मोड़ के पेश की गई और मैं माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जन्म यहीं हुआ है। दुख का विषय यह है माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के बात को जब मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे उत्तराखंड में और उसको किसी और रूप में वहाँ प्रस्तुत किया गया, तो मुझे लगता है मेरे लिए भी दुख का विषय और ये मुझे खराब लग रहा है ये कहते हुए कि मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं उत्तराखंडी हूं। मुझे कहना पड़ रहा है एक आंदोलनकारी के बाद कि मैं उत्तराखंडी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, समय आएगा मुझे साबित करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे दिलों में झांक कर देखिए, हमारे दिलों में झांक के देखिए, हमारे दिलों में उत्तराखंड बसता है। हमारे दिलों में झांक कर देखिए, हमारे दिलों में उत्तराखंड बसता है। हम जिएंगे तो उत्तराखंड के लिए और हम मरेंगे तो। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी द्वारा संचालित सेवा संकल्प फाउंडेशन धरणी ने रविवार को खटीमा नगर तराई क्षेत्र में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्घाटन गीता धामी और मुख्यमंत्री की माता श्रीमती विष्णा देवी ने रिबन काटकर और दीप जलाकर की। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने इस शिविर में हिस्सा लिया, जिसमें हड्डी रोग, आयुर्वेद, फिजिशियन, बाल रोग, ENT, मनोवैज्ञानिक जैसे विभिन्न विभागों के डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। इस शिविर में 2000 से अधिक मरीजों का इलाज भी किया गया, जिसमें दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर और कान की मशीन जैसे उपकरण भी वितरित किए गए। इस दौरान गीता धामी ने बताया कि सेवा संकल्प फाउंडेशन का उद्देश्य प्रदेश के गरीब और बेसहारा वर्ग के लिए काम करना है। इसके अंतर्गत बेसहारा बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना शामिल है। नागरिकों का बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सबको इस स्वास्थ्य द्वारा जो परामर्श को दिया जाएगा उसका वो पालन करेंगे, तभी उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है।
उनके दुख में दर्द में हम लोग जितना भी सहयोग कर पा रहे हैं हमारा एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि एक व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि गीता मैडम के माध्यम से हमारे गरीब लोगों को, जो हमारे गांव में हम लोग बस्ती के किनारे रहते हैं, तो इन लोगों को अस्पताल की अच्छे से सुविधा नहीं मिल पाती है, जा नहीं पाते, बेचारे आने जाने की सुविधा नहीं है। तो इन्होंने हमारे गांव में ये सुविधा उपलब्ध करा करके हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मैडम से उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हर गरीब तक हर सुविधा पहुँचे। मैडम आप इधर बागेश्वर के कपकोट तहसील के मल्ला दानपुर क्षेत्र के उच्च हिमालयी इलाकों में खनन कारोबारियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भारी तबाही मचा रखी है। हाईकोर्ट नैनीताल से खड़िया खनन पर रोक के बावजूद शिकायतकर्ता गोपाल बनवासी ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान बताया कि बुग्याल इलाकों में भारी मशीनों का इस्तेमाल कर हिमालयी क्षेत्रों की खुदाई की जा रही है। बागेश्वर में खनन पर रोक के बाद भी ग्रामीण इलाकों में खनन का खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है, जो पर्यावरण के लिहाज से गंभीर खतरा साबित हो रहा है। अचानक मैं कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र गया था, कर्मी तोली तीख क्षेत्र में जब मैं गया था तो वहाँ मैंने देखा एक रजनी शाही के नाम से एक माइन चल रही थी तीख में, और वो माइंस जो है मतलब उच्च हिमालयन बेल्ट में है, जिसके समुद्र तल से ऊंचाई 2500 मीटर है। 2500 मीटर के लगभग समुद्र तल से ऊंचाई है। ऐसा क्षेत्र जो है हमारे उत्तराखंड में बहुत सेंसिटिव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी जो है आपदा की दृष्टि से जोन 5 में है, लेकिन जो बुग्याल वाला क्षेत्र होता है, उच्च हिमालयन जो क्षेत्र होता है, वो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र होता है। वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, चट्टान बहुत सॉफ्ट होते हैं, और वहाँ एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ पर रहती है। तो ऐसे क्षेत्र में रजनी शाही जो माइंस है या फिर खष्टी माइंस की जो स्वीकृति वहाँ पर दी गई है, इस तरह के माइंस की स्वीकृति दिया जाना बिल्कुल ही गलत है। वहाँ पर जो है मैं सीधी सीधी बात कहूँगा कि वहाँ पर जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो भूगर्भ विज्ञानी हैं, तो उनने भी शायद अपने लाइफ में कभी हिमालय। इधर पौड़ी के सीएमओ कार्यालय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार के ट्रांसफर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार को विदाई दी। विदाई समारोह के अवसर पर सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार भी भावुक हुए। यहाँ मौजूद कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल को लेकर बताते हुए उनके स्वभाव और विभाग के लिए किए गए उनके कामों को भी याद किया। विदाई समारोह के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रभारी सीएमओ के पद पर तैनाती मिलने पर डॉक्टर पारुल गोयल को भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुभकामनाएं दी। आज हमने अपने सीएमओ सभी विदाई समारोह रखे हैं। सर अब महानिदेशालय उच्च पद पे जा रहे हैं, तो ये खुशी का माहौल भी, थोड़े गम का माहौल भी, क्योंकि सर हम कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे ऑफिस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी यही माहौल हमारे ऑफिस में बना रहे। ये भी सच है कि अब पहले मैं ACMO थी, अब CMO, तो जिम्मेदारियाँ तो बढ़ी गई है, और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाऊँ। देखिए पौड़ी इसकी अगर हम बात करते हैं तो मैं तो इसको अपना दूसरा गृह जनपद मानता हूँ, क्योंकि नौकरी की शुरुआत मैंने यहीं से की थी, और उस समय भी मैं लगभग 16 साल पौड़ी रहा, और लगभग 3.5 वर्ष मुझे अभी यहाँ एज ए CMO के हो गए हैं। तो 29 साल में से मैंने 19 साल इस जनपद में रहे, और निश्चित रूप से एक लगाव दिया। स्टाफ बहुत अच्छा है यार, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। इधर देहरादून की अब बात कर लेते हैं, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए खासतौर से इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पहाड़ी पेडलर्स, सचिवालय कार्मिक और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा लोगों ने इस साइकिल रैली में प्रतिभाग किया और सभी जनपदों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जागरूकता को फैलाने के लिए देहरादून में आज हमने साइकिलोथॉन का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। विशेष रूप से पहाड़ी पेडलर्स, नरोला साइकिल्स,
सचिवालय के जो हमारे कार्मिक हैं उनके द्वारा, जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं उनके द्वारा, और कॉलेज के जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। 200 से 250 व्यक्तियों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है और एक कुल 22 किलोमीटर की रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने सभी जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन किया हुआ है। इस वर्ष विशेष रूप से हम लोगों ने मतदाता दिवस के उपरांत हर महीने एक विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसको हर महीने आयोजित करने का संकल्प लिया है और उसी के क्रम में आज का साइक्लोथॉन का इवेंट आयोजित किया जा रहा है। आगामी माह में भी इसी प्रकार के आयोजन विभिन्न स्तरों पर भी करने का हमारा कार्य योजना। तो बेहद खास पहल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन और खास तौर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये साइकिल रैली आयोजित की गई, जिसमें लोगों को ये बताया गया कि मतदान कितना महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने इसे हरी झंडी दिखाई, रवाना किया और इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। खासतौर से इसमें पहाड़ी पेडलर्स, सचिवालय कार्मिक और सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। 200 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस रैली में उन्होंने प्रतिभाग किया और सभी जनपदों में यह कहा गया कि इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है क्योंकि खास तौर से ये वो कार्यक्रम होते हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं और ये जागरूकता मतदान को लेकर थी। मतदान जो अधिकार है इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक का और सीधे तौर पर ये चुनने का कि आपका प्रतिनिधि कैसा हो, आपकी सरकार कैसी हो, और इसलिए मतदान करना यह अनिवार्य भी हो जाता है, धर्म भी हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूकता ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल सके। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र जो कि पूरा हो चुका है। सदन के दौरान विपक्ष के बार-बार हंगामे को देखते हुए सदन में इस बार चौथे दिन सीएम धामी ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी का विपक्ष पर आक्रामक जुबानी जो तेवर था वो भी देखने को मिला, जहां सीएम ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेसियों को उनके भ्रष्टाचार के काले खेल की याद दिलाई। विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन न केवल सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का एक सार्थक परिचय था, बल्कि ये विपक्ष के भ्रष्टाचार और विफलता पर एक सटीक प्रहार भी साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की प्रगति और भविष्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से उसका खाका प्रस्तुत किया और वहीं कांग्रेस की पिछली सरकारों की असफलताओं और भ्रष्टाचार के काले अध्याय को सदन के समक्ष बेनकाब किया। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।